हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। गाइस, हम टैक्स की क्लास में हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर कर रहे थे। अपना टैक्स क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर अपना कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर जो कर लिया था वो अनरियलाइज रेंट तक कर लिया था। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में अपना पढ़ा था अनरियलाइज रेंट के बारे में। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज रेंट होता क्या है, हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई अगर रेंट जो है, मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी के ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है। अगर किसी प्रॉपर्टी के ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है और टीनेंट को उस प्रॉपर्टी पर रेंट पे करना था जो कि ड्यू हो चुका है, जो कि ड्यू हो चुका था, बट टीनेंट ने रेंट पे नहीं किया, तो वहाँ पर मतलब जो रेंट है वो लूज़ हो गया, लूज़ हो जाना। आपको कोई रेंट मिलना था बट वो नहीं मिला, वो रेंट जो है लूज़ हो गया किसी ईयर के अंदर, तो ऐसे रेंट को बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। ऐसे रेंट को बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। ऐसे रेंट को क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। तो ऐसे रेंट जो होते हैं, द अमाउंट ऑफ रेंट विच इज द ओनर कैन नॉट रियलाइज शैल बी इक्वल टू the amount rent payable but not paid by the tenant of the assessee, so provided to be lost and irrecoverable only if the following condition satisfied। रूल 4 में कुछ कंडीशन थी। जो टीनेंट होना चाहिए, टीनेंसी होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। डिफॉल्टिंग टीनेंट हैज़ वैकेंट, और डिफॉल्टिंग टीनेंट क्या कर चुका है? लैंड को वैकेंट कर चुका है, या आपने स्टेप लिए हैं उसको प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए। डिफॉल्टिंग टीनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास कोई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी भी रेंट पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आपने प्रॉपरली क्या किया है, लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इनिशिएट की है, बट स्टिल उसने आपका रेंट पे नहीं किया। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, आपका रेंट पेबल हो चुका था, ड्यू हो चुका था, बट टीनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया, तो इस सिचुएशन को कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। आगे बात करते हैं वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द होल ईयर। अब क्या होगा अगर जहाँ पे प्रॉपर्टी पूरे साल क्या थी, आपने रेंट पे दे रखी थी। सेक्शन 23 की बात करते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट whole over the ईयर। पूरे साल प्रॉपर्टी क्या थी? लेट आउट थी। पूरे साल क्या थी? प्रॉपर्टी लेट आउट थी। तो प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी?
हम एक प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इट विल बी द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। इट विल बी द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, इनमें से जो भी हायर होगा वो लेके चलेंगे। और इनमें से हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग, फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इनमें से हायर ऑफ द फॉलोइंग लेंगे। द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव, रिसीवेबल्स। तो इसमें ये क्या होगा? जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी कौन सी होगी? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। हम क्या करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे निकालेंगे? देखो क्या होता है, जब आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल क्या थी, आपने रेंट पे दे रखा था, तो उसकी जो जीएवी होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी जो होगी वो क्या होगी? हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ फॉलोइंग क्या? पहला एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, या फिर दूसरा एक्चुअल रेंट, whichever is higher, whichever is higher। अब इस चलो एक्चुअल रेंट तो वो है जो टीनेंट जो है ओनर को पे करेगा। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड को निकालने का फॉर्मूला होता है हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो इनमें से हम निकाल के यहां पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं? बट आपका जो ये एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए, मतलब जो आपने ये निकाला, तो ये आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा, जिसको रेंट एक्ट के अंदर, है ना, रेंट एक्ट के अंदर बता रखा है स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, फायर टैक्स, conservancy tax, education tax, water tax, etc. levy by the municipality local authority in respect of any house property to the extent to which such tax are borne and paid by the owner and include enhanced municipal tax finally determined on appeal and payable by the assessee। मतलब वो टैक्स जो एक हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लगते हैं इन फॉर्म ऑफ फायर टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, एजुकेशन टैक्स या फिर वाटर टैक्स, इस तरह के टैक्स अगर लगते हैं तो जो पे किए जाते हैं किसके द्वारा? ओनर के द्वारा। या एनहांस म्युनिसिपल टैक्स जिसको अपील के अंदर पेबल किया जाता है असेसी के द्वारा, तो वो क्या होते हैं? म्युनिसिपल टैक्स किए जाते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है? पेड बाय दी ओनर। कंडीशंस होती हैं इसके लिए। जो म्युनिसिपल टैक्स हैं वो किसके द्वारा पे होने चाहिए? ओनर के द्वारा। एंड pay by him during the previous year, or pay by him during the previous year, shall be allowed as deduction, shall be allowed as deduction। property let out, property let out, municipal tax can be claimed as a deduction only in respect of let out or deemed to be let out property। जो आप ये म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया है, इनकी डिडक्शन आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी पे लेके चलोगे जिसको आपने रेंट पे दे रखा है। ईयर ऑफ पेमेंट, municipal tax relating to earliest previous year but paid during the current previous year can be claimed as deduction only in the
ईयर ऑफ पेमेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, आपने जो म्युनिसिपल टैक्स रिलेटिंग टू द अर्लियर प्रीवियस ईयर, आपने जो अर्लियर प्रीवियस ईयर में म्युनिसिपल टैक्स थे, अगर आपने ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर पे किए हैं, हाँ, तो क्या होगा, आप डिडक्शन ले सकते हो उसकी ओनली इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जिस ईयर में आपने पेमेंट की उस ईयर के अंदर उसको क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स शैल बी पेड, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स paid shall not be allowed a deduction in the year of payment, but it can be claimed in the year in which fall due because it is not a tax levied and incurred as a liability। मतलब अगर आपने एडवांस में म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया ना, उसकी डिडक्शन आपको पेमेंट वाले ईयर में नहीं मिलेगी, आपको उसकी डिडक्शन उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर के अंदर ये ड्यू हुए हैं। मान लो आपने 2022 का एडवांस म्युनिसिपल टैक्स 2021 में पे कर दिया, तो क्या उसकी डिडक्शन आपको 2021 में मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन आपको 2022 में मिलेगी, क्योंकि वो 2022 का म्युनिसिपल टैक्स था, वो 2022 के अंदर ड्यू होना था। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉर अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, फॉर अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया म्युनिसिपल टैक्स लेवी बाय द फॉरेन लोकल अथॉरिटी कैन बी क्लेम एज डिडक्शन। आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में थी, आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है और आपने जो म्युनिसिपल टैक्स है वहाँ की फॉरेन लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली पे किया है, तो आप उसकी डिडक्शन भी क्लेम करके यहाँ पर चल सकते हैं। एनहांस म्युनिसिपल टैक्स क्या होते हैं? एनहांस म्युनिसिपल टैक्स क्या होते हैं, बात करते हैं। वेयर द टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी इज एनहांस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बाय द म्युनिसिपल और लोकल अथॉरिटी and the enhanced tax relating to the prior years demanded during the assessment year, the entire demand is deductible in the assessment year। मतलब क्या है, अगर रेट्रोस्पेक्टिवली, भाई अगर ये हुआ, मान लो 2021 में म्युनिसिपल टैक्स जो था 5,000 रुपये का था, 2022 में उन्होंने बोला कि भाई दो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब 2021 से अब ये म्युनिसिपल टैक्स जो है 10,000 हो जाएगा। तो जितना भी एनहांस म्युनिसिपल टैक्स आप पे करोगे, ठीक है ना, वो आपको क्या मिलेगा, उसकी भी डिडक्शन आपको मिलके यहाँ पर चलेगी, उसकी भी डिडक्शन आपको मिलके यहाँ पर चलेगी। तो ये म्युनिसिपल टैक्स के बारे में बात करता है। तो कंडीशन क्या है, पहला तो ये ओनर द्वारा पे होना चाहिए, दूसरा जिस ईयर में ये पे किए गए हैं, ठीक है ना, कि भाई ये प्रीवियस ईयर के थे और आपने उसके करंट प्रीवियस ईयर में आपने इसको क्या किया, पे किया, तो उस ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने एडवांस पे किया है तो इसकी डिडक्शन आपको उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर में ये ड्यू हुए हैं। फॉरेन प्रॉपर्टी अगर आपकी आउटसाइड इंडिया में है, वहाँ पे आपने अपना घर कोई रेंट पे दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा, आप वहाँ की जो फॉरेन लोकल अथॉरिटी में आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं उसके क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। एनहांस म्युनिसिपल टैक्स की बात कर रहा है कि भाई अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करके म्युनिसिपल टैक्स ने किसी म्युनिसिपैलिटी ने या लोकल अथॉरिटी ने किसी म्युनिसिपल टैक्स को एनहांस कर दिया है ना, तो उस एनहांस म्युनिसिपल टैक्स की आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ये तो बात होगी कंडीशन 1, पहली चीज, भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल क्या थी, लेट आउट थी। अब दूसरी बात करते हैं, वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। मतलब क्या थी, आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी थी, लेकिन मान लो ये लगा लो भाई प्रीवियस ईयर था अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, अप्रैल मई जून, 3 महीने जो प्रॉपर्टी थी वो वेकेंट थी, ठीक है ना, वो वेकेंट थी, खाली पड़ी थी। बट जुलाई से लेके और मार्च तक आपने रेंट पे दी। मतलब क्या था, कुछ पार्ट, साल के कुछ पार्ट आपकी प्रॉपर्टी जो थी वो खाली पड़ी थी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन अ सिनेरियो ऑफ वैकेंसी फॉर पार्ट ईयर इज क्वाइट probable that the actual rent receivable would fall lower than expected rent, and in such a eventuality therefore actual rent become the gross annual value। मतलब अगर आपका जो एक्चुअल रेंट आपने रिसीव हुआ, जो आपका एक्चुअल रेंट था,
आपको रिसीव हुआ या रिसीवेबल होगा, वो लेस हो गया, वो लेस हो गया किससे? लेस देन दी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। अगर आपका एक्चुअल रेंट जो है वो लेस हो गया एक्सपेक्टेड रेंट से, किसकी वजह से? वैकेंसी की वजह से। 3 महीने क्योंकि रेंट नहीं आया 3 महीने, तो रेंट ना आने की वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट था वो लेस हो गया एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से। क्योंकि अगर ये पूरे साल होता, अगर ये पूरे साल रेंट पे होती प्रॉपर्टी, अगर आपको एक्चुअल में रेंट रिसीव होता और वो रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता, बट ड्यू टू सच वैकेंसी आपका ये एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया है, तो इस केस में ग्रोस एनुअल वैल्यू किसको मानेंगे? एक्चुअल रेंट को मानेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, ग्रोस एनुअल वैल्यू फिर किसको मानेंगे? एक्चुअल रेंट को मानेंगे, एक्चुअल रेंट को मानेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपका एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। बट ये कमी किसकी वजह से आई? कमी किसकी वजह से आई? वैकेंसी की वजह से, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट थी, खाली थी, और उसकी वजह से आपको रेंट नहीं मिल पाया, तभी आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हुआ। अगर ये रेंट पूरे साल होता तो आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा हो सकता था, बट इस वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम है। बट कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके एक्चुअल रेंट को ग्रोस एनुअल वैल्यू में कंसिडर करेंगे। ये दूसरी बात करता है, ये दूसरी सिचुएशन की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी सिचुएशन बात करते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। भाई क्या कहना चाह रहा है यहां पर? जहां पर जो प्रॉपर्टी है, वेयर द जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी, वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ हाउस या पार्ट ऑफ हाउस इन अ ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर हिज ओन रेजिडेंट। मतलब या आपने कोई प्रॉपर्टी जो है या उसका पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी अपने रेजिडेंट के लिए यूज कर रहे हो, एंड इट इज नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड नो अदर बेनिफिट डिराइव देयर फ्रॉम बाय द ओनर। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस या पार्ट ऑफ हाउस शैल बी टेकन एज नील। ऑब्वियसली क्योंकि देखो आपके पास कोई घर है, आप उसको अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, आपने उसको किसी को रेंट पे नहीं दे रखा, या आप अपनी बिल्डिंग का यूज करके कोई बेनिफिट डिराइव नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपके रेजिडेंट पर्पस से है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसकी एनुअल वैल्यू को हम नील कंसीडर करेंगे। नील, अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई घर यूज कर रखा है तब उस केस में उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू को आप नील कंसीडर करोगे। The only deduction available in respect of house is toward interest on borrowed capital, but subject to ceiling of rupees 30,000 or rupees 2 lakh as the case may be. In other words, to the extent there could be loss from such house. मतलब क्या है? सिर्फ आपको इंटरेस्ट जो आपने बोरोड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, और कितनी डिडक्शन मिलेगी? 30,000 या 2 लाख, आपको इतनी डिडक्शन मिलेगी, बाकी इस पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी अगर आपने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी को यूज़ किया है तो। अगर आपने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को यूज़ किया है तो आपको जो उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो कितनी होगी? नील होगी, 0 होगी। द ओनली डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच हाउस इज टूवर्ड, अगर आपने उसके ऊपर कोई लोन ले रखा था और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको उस पर क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी, और से मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 30,000 या 2 लाख हैज द केस में बी। इन अदर वर्ड्स, टू द एक्सटेंट देयर कुड बी लॉस ऑन सच हाउस। अब आज बात करते हैं सिसेशन ऑफ टू हाउस ओनली, कंसेशन ऑफ टू हाउस ओनली, कंसेशन ऑफ टू हाउस ओनली। Where assessee has occupied more than 2 house,
अगर एक असेसी के पास दो से ज़्यादा घर हैं, मान लो एक असेसी है, एक पर्सन है, उसके पास 2 से ज़्यादा घर हैं जिनको वो यूज़ करता है रेजिडेंट पर्पस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। ही हैज़ टू मेक अ चॉइस ऑफ 2 हाउस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही वुड लाइक टू क्लेम एग्जम्पशन। उसको अपने घर में से सिर्फ 2 घर को चूज करना पड़ेगा जिसमें वो एग्जम्पशन ले सकता है। अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस विल बी ट्रीटेड as if they were let out and their annual value will be determined in the same manner as we discuss in the case of let out property। ये कहना चाह रहा है, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 5 घर हैं, मिस्टर ए के पास 5 घर हैं, 5 घर हैं। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इन 5 में से आपको सिर्फ 2 घरों की एग्जम्पशन मिलेगी, सिर्फ 2 घरों की एग्जम्पशन मिलेगी। किसके लिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए। अपने आप 2 घरों को कह सकते हो कि मैं इनको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। बाकी 2 से अलग जितने 3 हाउस हैं, चाहे वो आपके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो, बट उसको ट्रीट किया जाएगा हैज कि आपने इन घरों को रेंट पे दे रखा है और ये टैक्सेबल होंगे। ये क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। तो आपको चूज करना पड़ेगा अपने इन घरों में से 2 घरों तक की आपको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए एग्जम्पशन मिल सकती है। तो कुछ इसके लिए सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए आपको एग्जम्पशन मिल सकती है। और एनुअल वैल्यू विल बी डिटरमाइन इन द सेम मैनर हैज वी डिस्कस इन द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू वुड बी टेकन नील। इनकी एनुअल वैल्यू को कैसे कंसिडर करेंगे? नील लेंगे। इट इज इम्पेरेटिव दैट प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड फॉर द होल ईयर। दिस बेनिफिट इज 2 हाउस। This benefit is for individual HUF only. No deduction is allowed for municipal tax for such property. Deduction of rupees 30,000 या 2 lakh with respect to the interest paid on the borrowed capital under section 24 not allowed in case of self-occupied property if assessee opted for section 115 BAC। मतलब कंसेशनल टैक्स रिजाइम के अंदर अगर वो चूज करता है सेक्शन 1 BAC के अंदर, फिर जो ये 30,000 या 2 लाख की जो एग्जम्पशन है ये अवेलेबल नहीं होगी। मतलब अगर आपके पास 2 से ज़्यादा घर हैं तो आप सिर्फ 2 घरों को चूज करोगे कि मैं इनको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसकी फिर एनुअल वैल्यू को नील माना जाएगा, और आपको अगर आप नॉर्मल टैक्स सिस्टम में पे कर रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी 30,000 की, 2 लाख की, जो भी है। बट अगर आप कंसेशनल टैक्स रिजाइम के अंदर जाते हो तो फिर आपको ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, फिर आपको ये वाली डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इज पार्शली लेट आउट एंड पार्शली सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने किसी प्रॉपर्टी को, मतलब आपके पास एक घर था, ये लगा लो कि आधा तो उसना आपने ड्यूरिंग किसी फाइनेंशियल ईयर आधे घर का पोर्शन तो अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रखा था और आधा आपने क्या कर रखा था? रेंट पे दे रखा था। मान लो ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते थे, फर्स्ट फ्लोर आपने रेंट पे दे रखा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर किस तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगेगा वो बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी लेट आउट पार्शली व्हेन अ पोर्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द फुल ईयर। अगर आपने पोर्शन जो था एक हाउस प्रॉपर्टी का उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था फुल ईयर, एंड अ पोर्शन इज लेट आउट फॉर अ फुल ईयर, द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी shall be determined as under. From the full annual value of house, the proportionate annual value of self-occupied portion for the whole year shall be deducted. मतलब मान लो
आपके पास घर था, ये घर है, ये घर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। मान लो आपने ग्राउंड फ्लोर यूज़ कर रखा था अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, और फर्स्ट फ्लोर को आपने यूज़ कर रखा था, रेंट पे दे रखा था आपने। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, पहले तो इस घर की टोटल वैल्यू निकालोगे, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू में से माइनस करोगे इस ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू कितनी है, इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जो वैल्यू आएगी उसको यूज करोगे आप, जो वैल्यू आएगी उसको यूज करोगे आप लेट आउट पोर्शन के लिए। द बैलेंस अंडर क्लोज अन शैल बी एट द एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अगर मान लो आपने अपने घर का पोर्शन था, आधे में आप रहते थे, आधा आपने रेंट पे दे रखा था, तो पहले तो पूरे घर की वैल्यू निकालोगे और माइनस कर दोगे उस पोर्शन की वैल्यू जिस पोर्शन में आप रहते थे। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे ये जो पोर्शन आपने रेंट पे दे रखा है ये उसकी वैल्यू है। पॉइंट नंबर बी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, हाउस लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। आपने घर जो है वो लेट आउट कर रखा था, हाउस आपने जो है लेट आउट कर रखा था एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। इस सिचुएशन में आप कैसे डिटरमाइन करोगे, मतलब क्या है, आपने वो सिचुएशन थी कि भाई एक प्रीवियस ईयर में आपने घर था, अब ये था कि कुछ महीनों के लिए आप खुद रहते थे और कुछ महीने के लिए आपने उसको रेंट पे दे दिया था। तो इस केस में, इन केस द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 इज नॉट अवेलेबल एंड द इनकम विल बी कंप्यूटेड एज इफ लेट आउट प्रॉपर्टी। मान लो आपने, ये मान लो भाई 3 महीने के लिए आप क्या कर रहे थे, उसमें खुद रह रहे थे, बाकी पोर्शन के लिए आपने उसको क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। तो हम इस केस में मानेंगे कि ये रेंट पे ही दिया हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई डिडक्शन, कोई चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हो गई भाई, पार्शली आप लेट आउट कर रखा है, पार्शली आप रह रहे हो। हाँ, अगर पोर्शन वाइज बात हो जाए तो पोर्शन अलग है, लेकिन आपने पूरा घर अपना कुछ महीने के लिए रेंट पे दे रखा था, लेकिन कुछ महीने के लिए आप रह रहे थे, तो उस सिचुएशन में हम मानेंगे कि भाई आपने रेंट पे ही दे रखा था ये घर, आपने रेंट पे ही दे रखा था घर। सिचुएशन थर्ड पढ़ते हैं। सिचुएशन थर्ड पढ़ते हैं। सिचुएशन थर्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रिमेनिंग वेकेंट, self occupied house remaining vacant. If the assessee has reserved any two house property owned by him for his resident, or he is the owner of two house, one of which is meant for own resident but could not be occupied by him for residential purpose in the previous year, owing to the fact that he has to live at some other place in a house not belonging to him, then he can claim non-occupation or vacancy allowances during the previous year for the period during which house remained vacant. The reason for his living at a different place might be the business profession purpose or for a salary employee due to the transfer, etc. Annual value of the house which remained vacant is these circumstances shall be nil. मान लो ये कहना चाह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, बट क्या हुआ, वो पूरा साल क्या पड़ी थी, खाली पड़ी थी, वो वेकेंट थी। बट उसका रीज़न क्या था, उसके खाली होने का रीज़न क्या था भाई, ओनर ने क्या किया, ओनर ने 2 घरों को बताया कि मैं 2 घरों में रहता हूँ, उसके पास रहने के लिए 2 घर हैं,
बट एक घर जिस वो जो रह रहा है वो उसका घर नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक घर तो उसका है बट दूसरे घर में वो रह रहा है किसी दूसरी जगह पे, जो कि उसका खुद का नहीं है। वो घर खुद का नहीं है। वो उस घर में क्यों रह रहा है? भाई उसे रहना पड़ रहा है। मान लो एक पर्सन है, उसका घर है बिहार में, बट वो दिल्ली के अंदर नौकरी करने के लिए आया हुआ है। अब डेली अप डाउन तो नहीं कर सकता वो। बिहार में उसका घर है लेकिन दिल्ली के अंदर उसको कोई, मान लो उसकी कंपनी ने या उसने खुद प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए ले रखी है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो ये घर खाली पड़ा है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो नील होगी। नील, इसकी जो वैल्यू होगी नील मानेंगे, नील मानेंगे, इसकी वैल्यू को नील मानेंगे। भाई अगर कोई पर्सन है वो ये बता रहा है कि मेरे दो घर हैं, एक मेरा घर बिहार में है, एक मेरा घर दिल्ली में है, बट वो दिल्ली वाला घर मान लो उसको गवर्नमेंट ने दे रखा है, जॉब पे है वो, या कंपनी ने दे रखा है, या उसने अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पस के लिए उसको कोई अलाउंसेस मिल रहा है, एचआरए वगैरह, तो उसकी वजह से उसको घर मिला हुआ है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में या कोई बिजनेस पर्पस के लिए वो बाहर रहता है और जो उसका घर खाली पड़ा है बिहार के अंदर, है ना, तो उसकी वैल्यू को माना जाएगा नील, उसकी वैल्यू को माना जाएगा नील। अबव मेंशन कंसेशन विल बी ग्रांटेड टू द असेसी ओनली इफ ही हैज नाइदर लेट आउट सेड हाउस नोर हैज डिलीवर एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। उसका घर खाली पड़ा है, ना तो उसने रेंट पे दे रखा, ना ही वो उस घर के अंदर कोई बिजनेस कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो तब जाके उसको ये कंसेशन मिलेगा, ये कंसेशन मिलेगा। ओनली डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अप टू अ मैक्सिमम ₹2 लाख इज अलाउड इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। बस इस केस में क्या होगा, सिर्फ जो डिडक्शन मिलेगी, ओनली डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट on the borrowed capital up to a maximum of 2 lakh is allowed if following conditions satisfied. Capital is borrowed for purchase construction of property. Capital borrowed on or before of first day of April 1999 and such acquisition or construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed. मतलब पहला तो आपने जो कैपिटल बोरो की थी, किस पर्पस के लिए कैपिटल बोरो की थी, वो लोन लिया था जो भी आपने घर बनाने के लिए, घर को परचेस करने के लिए, और आपने जो ये लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से या उसके बाद लिया है, ठीक है ना। और आपने जो एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 5 साल के अंदर अंदर जब आपने पैसा लिया। इफ द अबव कंडीशन आर नॉट मेट द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ शैल बी लिमिटेड टू 30,000 ओनली। अगर ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सिर्फ 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। द डिडक्शन ऑफ 30,000 2 लाख विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इफ असेसी ऑप्टेड टू सेक्शन 115 BAC ऑफ द। अगर वो कंसेशनल टैक्स रिजाइम के अंदर चूज करता है तो उसको क्या नहीं मिलेगा, किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये जो डिडक्शन है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे मिलती है। जो ये बोरोड कैपिटल पर डिडक्शन है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे मिलती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है? डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, deemed to be let out property section 23 subsection 4 assessee given the choice of only 2 house to be constructed on self occupied and for that the annual value will be nil, other house property would be treated as deemed to be let out। जैसे हमने ऊपर बात की भाई, असेसी को सिर्फ 2 घर तक की ही सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में क्या मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकती है। एक असेसी को सिर्फ 2 घर तक की ही डिडक्शन मिल सकती है, उसमें वैल्यू जो उसकी होगी प्रॉपर्टी की हम मानेंगे नील है।
बाकी के केस में जो प्रॉपर्टी है, दो से अलग जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी उसको मानेंगे डीम टू बी लेट आउट। उसको क्या कहेंगे? डीम टू बी लेट आउट। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, एसएससी इज अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द ऑप्शन टू शट आउट हिज नीड बेनिफिट। एसएससी इज अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द ऑप्शन टू शट हिज नीड एंड बेनिफिट। एसएससी को अलाउ किया जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई एसएससी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कोई सा भी घर चूज कर सकती है। इन सच अ केस देयर आफ्टर एक्सपेक्टेड रेंट बिकम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद क्या होगा? मतलब जिस केस में, मतलब वैसे तो उसने देखो रेंट पे तो नहीं दे रखा, वो घर तो चलो 5 घर थे, पांचों घर उसके रेजिडेंशियल है, लेकिन उसको तो 2 घर तक का ही बोला गया ना। आप 2 घर तक का क्या कर सकते हो? सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए चूज कर सकते हो। बाकी आपको बोला जाएगा भाई आपका ये क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी है। बट उसने एक्चुअल में तो लेट आउट नहीं कर रखा, डीम्ड, इसको मानेंगे। फिर इस केस में जो जीएवी होगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? इस केस में ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेंट। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर फॉर द होल ईयर अलाउ हैज अ डिडक्शन। जो म्युनिसिपल टैक्स पे किए गए हैं ओनर के द्वारा, वो है आपको एक्सपेक्टेड रेंट में से उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। आपको एक्सपेक्टेड रेंट में से उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। ये बात करके यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड हैज स्टॉक इन ट्रेड। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ पर्सन ऑन स्टॉक इन ट्रेड शैल बी टेकन एज नील इफ, मतलब क्या है कि कोई भी एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड की गई है किसी पर्सन के द्वारा हैज अ स्टॉक इन ट्रेड शैल बी टेकन एज नील। उसको क्या माना जाएगा? शैल बी टेकन एज नील। उसको नील के बराबर माना जाएगा। इफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग या फिर लैंड अपॉर्टिनेट देयर टू इज हेल्ड as a stock in trade by the owner of the property and the property is not let out during the whole of the या any part of the previous year। मान लो क्या हुआ, उसके पास किसी ओनर के पास 5-6 बिल्डिंग है, 5-6 बिल्डिंग है, वो उसको रेंट पे देना चाहता है, लेकिन एक साल वो रेंट पे नहीं दी गई, खाली पड़ी रही। उस केस में उनकी जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है उसकी वैल्यू को नील माना जाएगा। उसकी वैल्यू को नील माना जाएगा। जब वो रेंट पे ही नहीं गई, वो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर है, तो उसकी वैल्यू को नील माना जाएगा। हाउएवर द अबव बेनिफिट कंसेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब जो ये डिडक्शन है, जो ये बेनिफिट है, ये 2 साल तक ही मिलेंगे। किस दिन मिलेंगे? मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई घर बना दिया और वो 2 साल तक रेंट पे ही ना जाए। कभी ना कभी तो चला ही जाएगा यार, 2 साल तो बहुत टाइम होता है, वो 2 साल में तो रेंट पे चला ही जाएगा। तो भैया अगर वो जो ये बेनिफिट है, जो ये कंसेशन है कि भाई आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू को 0 माना जाएगा, ऑल दो आपके पास घर था, आप रेंट पे देना चाहते थे, बट अभी भी वो रेंट पे नहीं गया, तो उस ईयर में उसकी वैल्यू को, जिस ईयर में वो रेंट पे नहीं गया, उस वैल्यू को नील माना जाएगा। बट ये जो कंसेशन है ये शुरू के 2 साल में मिलेगा बस आपको। मान लो आपने नई बिल्डिंग बनाई, 2 साल हो गए, तो 2 साल तक ही आपको उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। तीसरी साल में उसको मान लिया जाएगा कि ये लेट आउट है। तीसरे साल में उसको मान लिया जाएगा कि ये लेट आउट है, लेट आउट है। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24। डिडक्शन फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको 30% जो एनएवी है, एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनएवी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? एनएवी को निकालने का फॉर्मूला है ग्रोस एनुअल वैल्यू इज माइनस
म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू NAV। NAV पे आपको 30% ऑफ NAV की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको 30% की क्या मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दिस इज नॉट अवेलेबल व्हेन द एनुअल वैल्यू इज निल। बट अगर आपकी एनुअल वैल्यू निल है तो ये 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। दिस इज अ फ्लैट डिडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये फ्लैट डिडक्शन है, ये 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलना, इंटरेस्ट की डिडक्शन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूएबल कंस्ट्रक्शन इज अलो हैज अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। भाई बोरोड कैपिटल पर आपने किसी घर को परचेज करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई कैपिटल बोरो की है, तो आपको उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी रिडक्शन मिलेगी, उसकी रिडक्शन मिलेगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज ऑल्सो बी अलाउ एज डिडक्शन। मतलब मान लो आपने लोन ले लिया और अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई और आप इंटरेस्ट पे करे जा रहे हो, तो उसकी भी आपको क्या मिलेगी? रिडक्शन मिलेगी। उसकी भी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज ऑल्सो बी अलाउ एज अ डिडक्शन, is also be allowed as a deduction. Pre-construction period refer to the period starting from the date of taking loan and ending with the end of financial year immediately preceding the financial year in which construction is completed. This can be claimed for a period of 5 equal installments starting from the year of the acquisition and completion of construction. मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई ये 5 इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो डिडक्शन होगी आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो, ये ले सकते हो। डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिपेमेंट। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, लोन फ्रॉम अलोएबिलिटी। भाई क्या है, अगर आप प्रिंसिपल की रिपेमेंट कर रहे हो तो उसकी रिडक्शन आपको मिलेगी, स्पेसिफाई पर्सन को मिलेगी सेक्शन 80C में, स्पेसिफाई पर्सन को मिलेगी सेक्शन 80C में। एनी अदर पर्सन को किसी, इसमें सिर्फ स्पेसिफाई इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है सिर्फ स्पेसिफाई पर्सन को मिलेगी। जब हम सेक्शन 80C डिडक्शन के अंदर बात करेंगे वहां पे इसको पढ़ेंगे। प्रिंसिपल की डिडक्शन सिर्फ स्पेसिफाई पर्सन को मिलती है, किसी दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगी। लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन सबको मिलेगी 24B में। अगर आप प्रिंसिपल की, लोन की डिडक्शन की बात कर रहे हो तो उसके लिए आप रेफर करोगे 80C, और 80C की डिडक्शन जो मिलेगी स्पेसिफिक पर्सन को मिलेगी। 80C की डिडक्शन जो मिलेगी वो स्पेसिफिक पर्सन को मिलेगी, बट इंटरेस्ट की डिडक्शन जो मिलेगी वो सबको मिलेगी, वो सबको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। Computation of prior period interest if the date of completion of construction is before the date of repayment of loan। क्या है? प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की आपको कंप्यूटेशन आप कैसे करोगे? अगर आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज बिफोर द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको कैसे रिडक्शन मिलेगी? सबसे पहले स्टेप होगा, आइडेंटिफाई करोगे आप कि किस दिन आपने लोन लिया। आइडेंटिफाई करोगे आप डेट को कि किस दिन आपने लोन लिया। दूसरा, आइडेंटिफाई करोगे कि किस दिन आपने एक्विजिशन की या किस दिन आपने कंप्लीशन की प्रोजेक्ट की, वो करोगे प्रॉपर्टी की। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई करोगे लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन। आप ये भी आइडेंटिफाई करोगे कि भाई लास्ट डेट क्या थी फाइनेंशियल ईयर की इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ
एक्विजिशन। स्टेप नंबर 4, प्रायर पीरियड, पीरियड कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 3। प्रायर पीरियड, मान लो आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2022 के अंदर, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 1 अप्रैल 2023 के अंदर। तो प्रायर पीरियड क्या हुआ, मान लो आपकी जो रिपेमेंट की डेट थी लोन के वो 1 अप्रैल 2024 है, तो प्रायर पीरियड क्या हुआ, 1 साल का, 1 ईयर। स्टेप 1 और स्टेप 2 में प्रायर पीरियड 1 साल हो गया, 1 ईयर। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच प्रीवियस ईयर टू द प्रीवियस ईयर इन विच दूज हाउस इज कंप्लीटेड एंड नॉट टिल द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहां पर कि भाई प्रायर पीरियड इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड जिस दिन आपने बोरिंग की वहां से लेके और जिस दिन आपने हाउस को कंप्लीट कर दिया वहां तक आप प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। और इसकी जो अलाउ होगा ये प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की डिडक्शन, ये 5 साल तक आपको अलाउ होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर ईयर, 5 साल अलाउ होगा। कंप्यूटेशन ऑफ प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इफ डेट ऑफ रिपेमेंट इज लोन इज बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला केस क्या था, अगर आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो रिपेमेंट पीरियड से पहले है। दूसरा केस क्या है, अगर आपका लोन की रिपेमेंट जो है आपके कंस्ट्रक्शन से पहले है। दोनों केस अलग अलग हैं, दोनों केस अलग अलग हैं। पहले केस में और दूसरे केस में क्या फर्क है, पहला केस क्या था कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी किससे, लोन की रिपेमेंट से पहले। बट दूसरा केस क्या है, अगर आपकी जो लोन रिपेमेंट है वो पहले कंप्लीट हो जाती है किससे, कंस्ट्रक्शन से। तो दूसरे केस में आप किस तरह से प्रायर पीरियड करोगे कैलकुलेट, आइडेंटिफाई करोगे डेट ऑफ लोन, आइडेंटिफाई करोगे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ या एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई करोगे लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन एक्विजिशन। प्रायर पीरियड स्टेप 1 और स्टेप 3 से जो भी पीरियड आप कैलकुलेट करोगे वो होगा, और उसमें आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेट करोगे कहाँ तक, जिस दिन आपने बोरो किया और जिस दिन आपने रिपेमेंट की वहाँ तक का पीरियड, ये आप कैलकुलेट करोगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा समरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले आप अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, रेंट पे दे रखा है ना, तो पहले आप कैलकुलेट करोगे उसकी जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। पहले आप उसकी कैलकुलेट करोगे जीएवी, उसमें से आप माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स, फिर आएगा आपका एनएवी, एनएवी में से माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, फिर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा आपका। ये तो था लेट आउट का केस। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, ग्रोस एनुअल वैल्यू माइनस करोगे डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस, आपकी एनएवी आ जाएगी, एनएवी आ जाएगी। एनएवी में से फिर आप माइनस करोगे डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी जब आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन में से, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल, ये भी क्या करोगे, माइनस करोगे, ये भी क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इस तरह से आप अपना निकाल के यहाँ पर चल सकते हो, यहाँ पे निकाल के आप चल सकते हो।
आगे बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी इनकम एग्जम्प्ट होंगी फ्रॉम टैक्स, जिन पे टैक्स नहीं लगता, वो बात करते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आर टैक्स फ्री। दे आर नाइदर टैक्सेबल नॉर इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर टैक्सेशन। द इनकम दैट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स आर डिस्क्राइब बिलो। कौन कौन सी इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्प्ट है? पहली, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग इन एंड अकाउंट ऑफ इन and around of agriculture land that the farm a part of agriculture income exempt from the tax as per section 10। मतलब क्या है, अगर आपकी कोई फार्म हाउस की बिल्डिंग है, फार्म हाउस बिल्डिंग है ना, वो एग्रीकल्चर लैंड में है, अगर आपने उस फार्म हाउस को रेंट पे दे रखा है तो क्या होगा, उसके जो वो रेंटल इनकम होगी वो टोटली क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंफाइंड टू लोकल अथॉरिटी। भाई अगर लोकल अथॉरिटी ने कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है और लोकल अथॉरिटी क्या कर रही है? रेंट जनरेट कर रही है, तो वो भी क्या होगा? सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 के अंदर एग्जम्प्ट होगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टी इनकम वो भी एग्जम्प्ट होती है। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, कोई भी रेवेन्यू अर्न किया किसी प्रॉपर्टी से जो भी बिलोंग करता है अप्रूवल साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो कि किसी भी रेवेन्यू अर्न किया है कोई प्रॉपर्टी से, किसकी प्रॉपर्टी है वो? किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन की। Property income of educational organization, medical institution are free from the tax as per section 10. Income from property subject to charitable or religious purpose is exempted as per section 11. Property income of certified trade union is exempt from tax under section 10 subsection 24. The annual value of one place possessed by मतलब द एनुअल वैल्यू ऑफ अ वन पैलेस पोसेस्ड बाय एक्स रूलर ऑफ इंडियन स्टेट इज फ्री फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 98 वेयर अदर प्लेस कम अंडर टैक्सेशन। अगर किसी पुराने राजा का, जैसे राजा महाराजाओं के अभी भी महल हैं, तो वो भी क्या होंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एग्जम्प्ट होंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर ऑल रेजिडेंशियल is exempt from tax under the section 23. Income from property used for own business or profession is also exempt under section 22. तो ये सारे का सारा क्या होगा? exempt होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शुरू करेंगे। पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको हम फिनिश कर देंगे। टारगेट रखेंगे कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को हम फिनिश करें, जितना जल्दी हो सके। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें हमारी 4 से 5 क्लास तक लग सकती हैं, बट वी विल ट्राई, जितना कम समय लगेगा हम इसको फिनिश कर देंगे पीजीबीपी को। तो ये हमारा जो लास्ट क्लास थी आज हाउस प्रॉपर्टी की, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्लास। आप इस सारे टॉपिक्स को पढ़ना,
कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।